प्रिय मित्रों और छात्रों, हम स्लैब के बारे में कुछ और चीज जानना चाहते हैं। स्लैब के पर्पस में ये स्लैब मान लीजिए बीच में बनी हुई है, तो दो दीवार के बीच में की जो डिस्टेंस होती है वो क्लियर स्पान होती है, पर स्लैब इसके अंदर तक रहती है। इफेक्टिव स्पान कैसे निकाला जाए? इफेक्टिव स्पान निकालने के लिए दो क्राइटेरिया हैं जो IS 456 2000 में दिए गए। तो जो क्लियर स्पान है मतलब दो दीवारों के बीच की जो स्पष्ट दूरी है उसमें स्लैब की थिकनेस, जितनी स्लैब की ये मोटाई है वो जोड़ दे, एक स्लैब की थिकनेस जोड़ दी जाए, ठीक है। या जो क्लियर स्पान आया है तो ये दीवार का आधा और इस दीवार का आधा, यानी एक पूरी वॉल जोड़ दी जाए। एक दीवार का आधा, दो दीवार का आधा आधा, एक दीवार पूरी होगी तो जोड़ दे। इन दोनों को जोड़ के जो मिनिमम हो आप उसको स्पान में ले सकते हैं। स्पेसिंग कैसे निकालेंगे? स्पेसिंग मतलब रॉड के बीच में एरिया ऑफ एक बार का एरिया निकाल लेंगे आप। कितना आपको एरिया स्टील ऑफ EST कितना लगा है, एक बार का एरिया π/4 d² के हिसाब से आप निकाल लीजिए। उससे विड्थ ऑफ द बीम है जो भी आप जोड़ दीजिए, कर दीजिए, आपको mm में मिल जाएगा। पर स्पेसिंग जो आपने निकाली है क्या वो कोड के हिसाब से सही है, इसको चेक करते कैलकुलेट, जो हमने कैलकुलेशन के आफ्टर से निकाली है, या 3 × D या 300 mm, इन तीनों में जो मिनिमम होगा उसी को ही आप स्पेसिंग, मैक्सिमम नहीं, हमेशा याद रखिए मिनिमम। लोहे की रॉड अगर पास पास रहेंगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, अगर आप मैक्सिमम लगोगे तो थोड़ा सा इसकी तुलना में कम हो जाएंगी। तो हमेशा क्या लेंगे? मिनिमम स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब दो रॉडों के बीच की जो दूरी रहती है इसको कोहम से लेंगे, जो भी हमारे सामने आए, 300 आए या 3D आए जो कैलकुलेट की है। मान लीजिए कैलकुलेट में हमारे पास कितनी आ रही है, 400 आ रही है। 300 में करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। और मान लीजिए 350 आ रहा और ये 300, तो हमेशा कौन सी चॉइस करेंगे? कम वाली। कौन सी चॉइस करेंगे? 300 mm वाली। लिस्ट मैन स्टील आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैन स्टील आप एक ये छत बना रहे हैं, अगर 1 वे 2 वे है, अगर 1 वे है तो मैन स्टील आपने ऐसा किया, ठीक है ना, ये आपका मैन स्टील हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए कैलकुलेशन क्या होता है? 0.12% ऑफ ग्रास एरिया। ग्रास एरिया क्या होता है? विड्थ और डेप्थ। विड्थ और डेप्थ का इनका मल्टीप्लाइड करेंगे आप, उसके करके 0.12 बाई डिवाइडेड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हमको मिल जाएगा पर रॉड कैसे, कितनी दूरी पे रखी जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में दो रॉडों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ वन रॉड, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मल्टीप्लाई बाय 1000, इसकी वैल्यू करेंगे, जो स्पेसिंग आएगी वो हम फॉलो करेंगे। पर कोड के हिसाब से हमको मिनिमम ही देखना पड़ेगा। मित्रों कई बहुत सारे कंक्रीट हैं और यूज कैसे करना है इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। कंक्रीट M15 N15 1:2:4। 1 क्या होता है? 1 हमेशा क्या होता है? सीमेंट। 2 क्या होता है? फाइन एग्रीगेट या उसको बोलते हैं सैंड। 4 क्या होता है? एग्रीगेट। लगता है कि एग्रीगेट कम होना चाहिए, सैंड ज्यादा होना चाहिए, पर नहीं, आप ध्यान रखिए C और बीच में S, शॉर्ट हमेशा याद रखिए, C और बीच में S मीन सैंड, कॉन्क्रीट, सीमेंट, और उसके बाद क्या? कोर्स एग्रीगेट बीच में, ये हमेशा याद रखिए। पहला सीमेंट, दूसरा क्या? कोर्स एग्रीगेट, बीच में सैंड का, डबल C के बीच में S है। 1 2 फिर कर, ये कहा RCC बीम और स्लैब में ज्यादा उपयोग होता है। कौन सा? M15। M20 के बारे में क्या होता है? इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और याद रखिए सैंड से हमेशा 2 टाइम्स क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टियां होती हैं। इसमें एक सीमेंट रहेगा, इसमें सैंड 1.5% टाइम रहेगा, और उसका समझिए 2 टाइम्स कितना हो गया? 3। तो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, ये रेशियो कहाँ उपयोग होता है? ये पाइल्स वगैरह जो डाले जाते हैं, जो न्यू वगैरह होती है उसमें उपयोग होता है, ठीक है। N25 पाइल की उपयोग होता है, पॉल फाउंडेशन उपयोग होता है। M25 इसका अनुपात क्या होता है? 1:1:2, मतलब जितनी सैंड रहेगा, सैंड किसमें? सीमेंट के बराबर ही रहेगी, और उससे डबल क्या रहेगी? गिट्टी रहेगी, ठीक है। ये हैवी वेट जहाँ स्ट्रक्चर है वहां पे उपयोग होता है, किस चीज का? M25 का। हैवी वेट को सहन कर सकने वाले स्ट्रक्चर में किसका उपयोग होता है? जहाँ सीमेंट और सैंड की मात्रा बराबर होती है, और सीमेंट की मात्रा या सैंड की मात्रा से 2 टाइम्स किसका उपयोग होता है? ग्रेवल का उपयोग होता है। M10 136, यानी सीमेंट 1 होगा, उससे 3 गुना क्या होगा? सैंड होगा, सैंड से 2 टाइम्स कितना होगा? एग्रीगेट होगा। ये फाउंडेशन के वर्क में या कलवर्ट वगैरह
M15 का मतलब ये होता है कि एक 15 मतलब 150 mm 150 mm 150 mm का एक क्यूब लेंगे। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे, 1:2:4 के हिसाब से सीमेंट 1:2 दोगुनी सीमेंट होगी और सीमेंट से दोगुना कोर्सेग्रेट होगा। प्रॉपर मिक्स करेंगे, क्यूब के मोल्ड में डाल देंगे और वाटर में 28 दिन तक इसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। उसका निकाल के इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में प्लेस किया जाता है और क्रश होने के पहले वैल्यू नोट कर ली जाती है, वो इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू कराती है। ठीक है, क्यूब बना के पानी में लगातार 28 दिन तक आप करेंगे और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में रखेंगे और जो इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो फेलियर से पहले की वैल्यू आएगी वो इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, M का मतलब डिजाइन मिक्स और 15 का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से थोड़ा सा टिपिकल सी वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FCK कहते हैं। मतलब क्यूब 15 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे, 28 दिन क्यूरी करेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन लाएंगे। तो किए गए परीक्षणों की जितने जो परीक्षण करेंगे उसकी घनों की संख्या कितनी होती है, जो वैल्यू आई है वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कहलाई जाती है। इफेक्टिव स्पान बटे डेप्थ का जो रेशियो होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना होता है, 20। स्पान बटे डेप्थ का रेशियो, छत का स्पान और छत की डेप्थ का रेशियो कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में 20 होता है। कैंटिलीवर बीम में कितना होता है, 7 होता है। कंटिन्यूअस बीम में कितना होता है, 26 होता है। कॉलम के बारे में कुछ बस सिंपल सी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। दो टाइप के अपने पास कॉलम है, एक शॉर्ट कॉलम है पहला, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कैसी होती है आपके सामने, L इफेक्टिव अपॉन B की वैल्यू कम लेस देन इक्वल टू 12 होगी, या L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी हो, 40 से कम हो। तो ये कंडीशन किस में आती है, शॉर्ट कॉलम कंडीशन होती है। तो लॉन्ग कॉलम में L इफेक्टिव अपॉन B की वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होती तो शॉर्ट कॉलम होगी, तो निश्चित यहाँ ज्यादा होगी तो लॉन्ग कॉलम हो जाएगी। यहाँ पे कम होगी रेडियस ऑफ गायरेशन से, तो L इफेक्टिव की चीजें ये क्या होगा, L इफेक्टिव क्या होगा, हाँ इसको ये कम करके निकालेंगे तो ये आपको 40 से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। ये क्या होगा, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। ठीक है, L इफेक्टिव अपॉन इसको स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं और ये इसको कहते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। और ये इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव लेंथ होता है हमेशा mm में। इस पर इसके केस अलग अलग होते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हर केस के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू अलग हो जाएगी, उसे डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, स्लेंडरनेस रेशियो मालूम चल जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो अगर 40 से ज्यादा हो तो लॉन्ग कॉलम है, 40 से कम हो तो किससे हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस।